प्रिय विद्यार्थियों, टारगेट सीकर में आप सभी का स्वागत है। आज हम हाई स्कूल की जो 2019-20 में परीक्षा हुई थी उसके हिंदी के सेट को लगाने वाले हैं और इसमें हम इसको हल करेंगे और आपको देखते चलना है किस प्रकार से हम पूरा सेट हल कर रहे हैं। आप अपने साथ में कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है, और जहाँ कहीं भी आपको कठिन लगे आप उसे नोट कर लीजिए, ठीक है। और परीक्षा नज़दीक है तो तैयारी भी तेज़ कर दीजिए, ठीक है ना। तो बिना समय गंवाए चलते हैं, अपनी परीक्षा की तैयारी में आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आपको लगे रहना है, जुटे रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। और यदि आपको ये चैनल और इस चैनल पर दी जाने वाली जानकारी अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपना काम प्रारंभ करते हैं। देखिए, आपको परीक्षा के दौरान 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। इसका पूर्णांक 70 नंबर का होता है, ठीक है। आगे देखो, ये परीक्षा जो है जब प्रारंभ होगी तो उसमें प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं, ठीक है, अलग से दिए जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क है, जो बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचानिए। कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। देखो, इसमें कहा है प्रेमचंद एक प्रमुख नाटककार हैं, रामचंद्र शुक्ल ने अनेक उपन्यास लिखे हैं, कफन प्रेमचंद्र जी की कहानी है, या ठेले पर हिमालय के लेखक गुलाब राय हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए, इसका सही उत्तर है कफन प्रेमचंद्र जी की कहानी है, ठीक है। जो थर्ड ऑप्शन है हमारा वो सही है या नहीं। देखो, इसमें एक बात और, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। और इन्हें आप ऐसे ही हल कर लीजिए, ठीक है। जितना मुझे पता है उतना मैं बता दूंगा, बाकी आप स्वयं से कोशिश करिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ख देख लेते हैं। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। पुनर्नवा, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुवस्वामिनी और सेवा सदन। तो इनके जो लेखक हैं उन्हें देख लेते हैं। पुनर्नवा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और जन्मेजय का नागयज्ञ ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। ध्रुवस्वामिनी किसकी रचना है बताइए? ये भी तो जयशंकर प्रसाद की ही है। और सेवा सदन प्रेमचंद्र जी की है, ठीक है। सेवा सदन किसकी है? प्रेमचंद की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए। इसमें एकांकीकार का आपको नाम लिखना है, मतलब जिसने एकांकी लिखी हो। तो 1-2 मैं बता देता हूँ, जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है। किसी एक के बारे में लिखना है, लेकिन आपको मैं और भी बता देता हूँ, जैसे भुवनेश्वर, ठीक है, उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर, ये एकांकीकारों के नाम है, ठीक है, एकांकीकार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर घ क्या कह रहा है? रेखा चित्र के किसी एक प्रसिद्ध लेखक या लेखिका का नाम बताइए। रेखा चित्र के किसी एक लेखक या लेखिका का नाम। लेखिका माधवी वर्मा, ठीक है। लेखक रामवृक्ष बैनीपुरी हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, ठीक है। तो ये इनमें से कोई एक आपको लिख देना है, ठीक है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक आधुनिक आलोचक का नाम बताना है आपको, ठीक है। एक आधुनिक आलोचक, तो डॉक्टर नामवर सिंह या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। ये इसमें कोई भी एक आप लिख सकते हैं, ठीक है, किसी एक आलोचक का नाम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल की किन्हीं 2 धाराओं के नाम लिखिए। रीतिकाल की 2 धाराएं, रीतिबद्ध धारा और रीतिमुक्त धारा, ठीक है, जिसे रीति सिद्ध धारा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, रीतिमुक्त धारा या रीति सिद्ध धारा, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का खा देख लेते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित रचनाओं में से किन्हीं 2 रचनाकारों के नाम लिखिए। कनुप्रिया, अनामिका, रेणुका या संसद से सड़क तक। तो कनुप्रिया किसकी है? कनुप्रिया धर्मवीर भारती की है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। रेणुका किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। और संसद से सड़क तक ये सुदामा पांडे धूमिल की, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का गा देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है जयशंकर प्रसाद की किसी एक रचना के नाम लिखना है, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद की अब तक हमने कई बता दी हैं वैसे, परंतु फिर भी जैसे कामायनी, आंसू, लहर, झरना, तितली, ये जयशंकर प्रसाद की
रचनाएं हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब इसमें ये गद्यांश दिया गया है, ठीक है। ये कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक देखिए, उन्नति की ओर उठाती जाएगी, ठीक है। इसमें संदर्भ लिखना है गद्यांश का और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और एक अच्छे मित्र का क्या लक्षण है ये बताना है। इसमें एक क्वेश्चन और है, ठीक है। तो पहले इन्हें देख लेते हैं। तो ये कहाँ से है, क्या आप बता सकते हैं? बता सकते हैं इसके बारे में? यह है कुसंग का ज्वर, जो है यहाँ से शुरू करेंगे हम। तो इसे ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख देंगे। देखो आगे इसकी व्याख्या भी करनी है, अगले क्वेश्चन में यहाँ बताया गया है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। केवल यहाँ तक की व्याख्या करनी है। तो इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? देखिए, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, जैसे कोई युवक है, आप ही हैं, यदि आपकी जो संगत है, आपके सगे साथी हैं, वे यदि गंदी आदतों में हैं, यदि उनकी आदतें बुरी हैं, संगत बुरी है आपकी, तो वह जो संगत है उससे आपके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी वो, ठीक है, जो उसे दिन रात हर समय अवनति की तरफ ढकेलती चली जाएगी, गड्ढे में गिराती चली जाएगी। और यदि अच्छी होगी संगत तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, सहारा देने वाली भुजा के समान होगी, ठीक है ना, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती चली जाएगी। बुद्धि, यदि अच्छी संगत वाले व्यक्तियों की आप संगत कर रहे हो, अच्छे व्यक्तियों की संगत कर रहे हो, तो आपकी बुद्धि तेज होगी, प्रखर होगी, ठीक है। और यदि खराब व्यक्तियों की संगत कर रहे हो तो आपकी बुद्धि का नाश हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। देखिए, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यहाँ पे जो लेखक हैं वे कहना चाह रहे हैं कि यदि किसी युवा व्यक्ति की संगत बुरी हो जाती है तो वह संगत उसकी जो है पैरों में बेड़ियों के समान हो जाती है, उसके पैरों में बंधी हुई चक्की के समान हो जाती है, अभी जो मैंने बोला था, ठीक है। और यह चक्की जो है उसे प्रतिदिन पतन की ओर ले जाती है, धकेलती चली जाती है और अंततः वह पतन के गड्ढे में गिर जाता है। इसके विपरीत यदि किसी युवा की अच्छी संगत मिल जाए तो वह संगत उसे सहारा देने वाली भुजा के समान होती है, सहारा देने वाले हाथों के समान होती है, आगे बढ़ाने वाली होती है, उन्नति की मार्ग में प्रगति कराने वाली होती है, ठीक है, आगे बढ़ाती चली जाती है। अब इसमें क्वेश्चन दिया है कि एक अच्छे मित्र का क्या लक्षण है यहाँ पे। तो गद्यांश के अनुसार एक अच्छा मित्र सहारा देने वाली भुजा के समान होता है, जो व्यक्ति को निरंतर उन्नति की ओर ले जाता है। और पाठ के अनुसार सच्चा मित्र हमें बुरी आदतों से बचाता है, ठीक है, अगर हम पाठ के अनुसार देखें तो, और सद्गुणों को बढ़ाता है और संकटों से सहायता करता है, ठीक है, संकटों में हमारी सहायता करता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे अथवा करके जो दूसरा ये गद्यांश दिया है, यहाँ से पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, यहाँ से लेकर के पहाड़ पुलकित हो उठे, यहाँ तक। फिर इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें गद्यांश का संदर्भ लिखना है, व्याख्या करनी है और गद्यांश के आधार पर बताइए कि पहाड़ को जीवंत कैसे बनाया गया है। तो इसके बारे में हमें लिखना है, ठीक है। अब इसका गद्य का जो है या गद्य खंड का हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे। अब संदर्भ कैसे लिखा जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अजंता नामक पाठ से, ठीक है। और इसके लेखक कौन है? लेखक के बारे में फिर बता देंगे, ठीक है। तो अजंता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अगले क्वेश्चन के अनुसार हमें इसकी व्याख्या करनी है, ठीक है, जो रेखांकित अंश हैं यहाँ से लेकर के। देखो, तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की
काया सिरज दी और फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमंग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। ठीक है, अब इसकी व्याख्या करनी है। इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? देखो, लेखक कह रहे हैं यहाँ पे कि अजंता की गुफाओं में जो दीवारें हैं और छतें हैं उनको चिकना करने के बाद पहले कला के आचार्यों यानी मुख्य चित्रकारों ने उन पर गीला प्लास्टर लगाया। ठीक है, पलस्तर मतलब प्लास्टर। और फिर इस प्लास्टर पर उन्होंने बड़ी ही कलात्मकता से लहराती हुई रेखाओं के माध्यम से चित्रों को आकृत बनाया, यानी उनको काया दी, उनमें रंग रूप बना दिए। ठीक है, और आचार्यों के द्वारा आकृति बनाने के बाद उनके शिष्यों यानी चेले कलावंतों ने, मतलब जो कलाकार थे उनके शिष्यों ने उनमें आकृतियों में विभिन्न प्रकार के रंग भर दिए और उन्हें सजीव बना दिया, मानो चित्रों में प्राण फूंक दिए हों। इस प्रकार से इसकी व्याख्या पूरी हो जाती है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया। अभी हमने बताया कि पहाड़ मतलब यहाँ पे ऊपर भी लिखा है और इसे आप पूरा पढ़ेंगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहाड़ों को काटकर पहले खोखला किया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बनाए गए और दीवारों को और छतों को चिकना करके उन पर चित्रों की दुनिया को बसा दिया गया। ठीक है, चित्रों में रंग भरकर प्राण फूंक दिए जाने से दीवारों में उमंगे और पहाड़ों में पुलकन आ गई, जिससे वे जीवंत उठे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ लिखिए। अब देखिए, संदर्भ सहित अर्थ लिखना है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का संदर्भ है और 6 नंबर की इसकी व्याख्या है। देखिए, किलकत कान गुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे धावत, कबहु निरख हरि आप छाह को, करसों पकड़न चाहत, किलक हंसत राजत द्वय दतियां, पुन पुन तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत, कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठक साजत, बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुन पुन नंद बुलावत, अचरा तरले ताक सूर के, प्रभु को दूध पिवावत। अब इसकी व्याख्या करनी है। आप इसे पढ़ते ही समझ गए होंगे कि ये कहाँ से लिया गया है, और जहाँ से लिया गया है यदि वहाँ की हम व्याख्या कर दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, संदर्भ हो जाएगा। तो इसे कैसे लिखेंगे, संदर्भ कैसे लिखेंगे, संदर्भ हेडिंग डाल के लिखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य में संकलित पद नामक शीर्षक से अवतरित है अथवा लिया गया है। कोई एक चीज़ लिख लीजिए, लिया गया है या अवतरित है। ठीक है, फिर इसके बाद में लिखना है अगली लाइन में, इसके रचयिता भक्त कवि या श्री कृष्ण के भक्त कवि सूरदास जी हैं। ठीक है, या सूरदास जी द्वारा रचित है। ठीक है, अब इसका अर्थ कैसे करेंगे हम, किलकत कान गुटर बनावत, बाल कृष्ण यानी छोटे से कन्हैया जी अपने घुटनों के बल पर किलकारी मारते हुए नंद बाबा के मणिमय आंगन में, ठीक है, मणियों से उक्त आंगन में आ रहे हैं। यह आंगन मणियों और सोने से यानी मणिमय कनक यानी मणियों और सोने से युक्त या बना हुआ है। ठीक है, और आगे देखो, कबहु ने रखे हरे आप छाह को, करसों पकड़न चाहत, कभी वे अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं या अपने ही हाथ से अपनी ही छाया को पकड़ना चाहते हैं। ठीक है, और कभी वे अपने ही छाया को अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। फिर उसके बाद में देखिए, यहाँ पे देखिए, किलक हंसत राजत द्वय दतियाँ, किलक हंसत, जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं तो राजत द्वय दतियाँ, उनकी जो 2 दतुलियाँ हैं, छोटी छोटी 2 दांत हैं आगे वाले, वे अत्यंत शोभा पाते हैं। पुण्य पुण्य तेहि अवगाहत, वे बार बार बाहर आती हैं। ठीक है, उनकी जो 2 दांत हैं बार बार बाहर आते हैं या बार बार बाहर दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे देखो, कनक भूमि पर कर पग छाया,
कनक भूमि पर करपग छाया यह उपमा एक राजत। कनक भूमि पर करपग छाया यह उपमा एक राजत। जो सोने की भूमि पर, स्वर्णमय भूमि पर, सुनहरी भूमि पर जब उनके हाथ और पैरों की छाया, करपग छाया माने हाथ और पांवों की जो छाया पड़ती है तो वह एक अनुपम शोभा प्रदान करती है। ठीक है, यह उपमा एक राजत, यह अत्यंत और अनुपम शोभा प्रतीत होती है, यानी इसकी उपमा अत्यंत मनोहर लगती है। ठीक है, फिर इसके बाद में कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत। फिर इसके बाद में देखिए, ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रत्येक पद चिन्ह और प्रत्येक मणि पर पृथ्वी ने कमल बैठकी यानी कमल का आसन सजा दिया हो। बैठक माने आसन, कमल माने कमल का। ठीक है, फिर इसके बाद में बाल दशा सुख निरख जसोदा पुण्य पुण्य नंद बुलावत। अपने बालक की इस बाल दशा को देख करके, निरखे, निरख माने देख करके, जसोदा पुण्य पुण्य नंद बुलावत, बार बार नंद बाबा को बुलाती है। मतलब अपने बच्चे, अपने बालक भगवान श्री कृष्ण के इस बाल लीला को देख करके माता यशोदा बार बार अपने पति यानी नंद बाबा को बुलाती हैं। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के पिताजी नंद बाबा को बुलाती है। ठीक है, अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पिलावत। और माता यशोदा अपने आंचल में ढक करके, आंचल से ढक करके या आंचल में ढक करके अपने पुत्र को दूध पिलाती है। ठीक है, अगर आपने इतना कर दिया तो आपके 8 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद में अथवा करके अगला पद्यांश दिया गया है, इसे देखिए। अणयुग बने धारा जीवन हित स्वर्ण सृजन का साधन मानवता ही विश्व सत्य भूराष्ट्र करे आत्मार्पण। धरा चंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। अब इसकी भी हम क्या करने वाले हैं, संदर्भ सहित व्याख्या। ठीक है, तो संदर्भ के लिए सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि प्रस्तुत पंक्तियां ली कहाँ से गई हैं। ठीक है, या प्रस्तुत पद्यांश कहाँ से लिया गया है और उसके रचयिता कौन है। तो यहाँ मैं आपकी हिंट के लिए बता दूं, ये जो है ये पद्यांश हमारा मानव नामक कविता से लिया गया है। ठीक है, जो कि सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखा गया है। सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई मानव नामक कविता से लिया गया है। तो इसलिए अब इसमें संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य में संकलित मानव नामक कविता से अवतरित है या लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ठीक है, अब इसका अर्थ करेंगे। अर्थ देखो, अणयुग बने धरा जीवन हित स्वर्ण सृजन का साधन। तो कवि का मानना है कि परमाणु युग यानी अणुयुग, अणुयुग माने परमाणु का युग, पृथ्वी पर जीवन के कल्याण यानी जीवन धारा हित, जीवन धारा हित का मतलब पृथ्वी पर जीवन के कल्याण के लिए, सुख समृद्धि का मतलब स्वर्ण के सृजन का साधन बनी यानी सुख के सृजन का साधन बनी। ठीक है, फिर उसके बाद में मानवता ही विश्व सत्य भूराष्ट्र करें आत्मार्पण। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहना चाहता है या कवि कहना चाहता है, मानवता ही सबसे बड़ा विश्व का सत्य है, इसलिए सभी राष्ट्रों को चाहिए कि वे अपना अहंकार त्याग करके इस सत्य के प्रति आत्मसमर्पण कर दें। ठीक है, फिर इसके बाद में धरा चंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। इसका अर्थ कैसे होगा, पृथ्वी और चंद्रमा का परस्पर प्रेम या प्रीति संसार में प्रसिद्ध है और अत्यंत पुरातन यानी प्राचीन है। जैसे चंद्रमा के सुंदर मुख को देख करके सागर के हृदय में स्वर्गीय ज्वार उछाल उठता है, जैसे ज्वार भाटा आता है ना, और उसी प्रकार मानव के हृदय में भी प्रेम का उल्लास ज्वार उठना चाहिए। ठीक है, प्रेम का ज्वार, उल्लास का ज्वार उठना चाहिए। तो इस प्रकार आपके 8 नंबर पूरे हो गए। आगे देखिए, निम्नलिखित अवतरण का हिंदी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए।
ये संस्कृत का अवतरण है, यानी संस्कृत का गद्यांश है। ठीक है, अब इसका भी हमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए, वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी एवं विमल सलिलतर, यहाँ पर शब्द कटे हुए हैं। गंगाया कूले, इस प्रकार से कुछ होना चाहिए। गंगाया कूले स्थिता अस्या घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अगणितः पर्यटकः सुदूरेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अस्या घट्टानां च शोभा विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। तो इसकी व्याख्या करनी है संदर्भ सहित। अब सबसे पहले संदर्भ करने के लिए यह पता होना चाहिए कि ये कहाँ से लिया गया है, ये जो वाक्यांश है। तो इसका संदर्भ इस प्रकार करेंगे, क्योंकि ये संस्कृत के एक खंड से लिया गया है और उस पाठ का नाम है वाराणसी। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के संस्कृत खंड में संकलित है। कहाँ पर संकलित है उसके बारे में बता देंगे। ठीक है, या पूरा ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद में इसकी व्याख्या करेंगे। देखिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी अत्यंत सुप्रसिद्ध यानी अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीना नगरी, प्राचीन नगरी है। एवं विमल सलिलतर, इसके विमल माने स्वच्छ या निर्मल। सलिलतर गंगाया कूले, गंगा के किनारे पर। यहाँ पर ये तरंगया होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो गंगा के किनारे, अत्यंत स्वच्छ तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है, इस प्रकार से होना चाहिए। बाकी आप यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है पेपर में ही, तो आप थोड़ा किताब में देख लेना। ठीक है, मुझे जितना ध्यान है शायद यहाँ पर तरंगया होना चाहिए। ठीक है, तरंगया गंगया कूले, इस प्रकार से। ठीक है, तो अस्या घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजन्ते। अस्या, इसके, घट्टानां, घाटों, वलयाकृतिः, वलया मतलब टेढ़ापन या घुमावदार। ठीक है, पंक्ति माने लाइन या पंक्ति। ठीक है, पंक्ति लाइन। ठीक है, या किनारे। धवलायाम, धवल माने सफ़ेद या स्वच्छ। चंद्रिकायाम, चांदनी, बहुराजंती, बहुत सुशोभित होती है। तो इसे एक लाइन में कैसे करेंगे? यह स्वच्छ गंगा जल वाली, जैसे यहाँ से लेते हैं, यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है और इसके घाटों की घुमावदार आकृतियाँ या घुमावदार आकृति वाली पंक्तियाँ श्वेत चांदनी में बहुत सुशोभित होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से। फिर इसके बाद में अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अस्या घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। अगणिताः, अगणित माने असंख्य, जिनको गिना नहीं जा सकता। ठीक है, यह संख्या में बहुत ज़्यादा। पर्यटकाः माने पर्यटक, दूसरे कहीं दूर से आने वाले व्यक्ति। ठीक है, पर्यटक कहीं घूमने के लिए दूर से आने वाले या दूसरे स्थानों से आने वाले व्यक्ति। सुदूरेभ्य माने बहुत दूर से। ठीक है, नित्यम माने प्रतिदिन, अत्र माने यहाँ, आयंती माने आते हैं। कैसे करेंगे? असंख्य पर्यटक दूर दूर के देशों से यहाँ प्रतिदिन आते हैं। ठीक है, अस्या घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। अस्याम, इसकी घट्टानां मतलब इसके घाटों की शोभा देख करके, विलोक्य माने देख करके, इमाम इसकी या इसको, बहु प्रशंसन्ति बहुत प्रशंसा करते हैं। इसके घाटों की शोभा देख करके बहुत प्रशंसा करते हैं, मतलब इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अब अथवा करके ये देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर का संस्कृत का जो है संदर्भ लिखना था और 4 नंबर का व्याख्या था। ठीक है, 4 नंबर की व्याख्या और 2 नंबर का संदर्भ।
अब इसमें से अथवा करके है तो इसे भी देख लीजिए। नवै ताड़नाथ तापनाद वहित मध्य नवै विक्रयात क्लिश्यमानो अहमस्मि सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो मा जना गुंजया तोलयंती। तो इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये जानो कि ये आया कहाँ से है, तो इसका संदर्भ लिखना है। यह है जीवन सूत्राणी नामक पाठ से, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के संस्कृत खंड में संकलित है या संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है। यह श्लोक सुवर्ण यानी सोने के विषय में बताता है, जिसका तात्पर्य आत्म मूल्यांकन से लिया गया है या लगाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में इसकी व्याख्या करनी है। नवै ताड़नाथ तापनाद बहित मध्य। सोना कहता है, स्वर्ण कहता है कि मैं पीटे जाने से, यानी ताड़नाथ माने पीटे जाने से, और तापनाथ माने तपाए जाने से, गर्म किए जाने से, ठीक है। और विक्रयात माने बेचे जाने से, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैं न तो पीटे जाने से, ना ही गर्म किए जाने से, और ना ही बेचे जाने से क्लिश्यमानो अहमस्मि, मैं कभी दुखी नहीं होता, ठीक है। सोना कह रहा है कि कोई मुझे गर्म करे, पीटे या मुझे बेच दे, इससे मैं दुखी नहीं होता। स्वर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, मेरे लिए यानी मुझे स्वर्ण के लिए एकमात्र दुख केवल यही है। यतो माम जना गुंजया तोलयंती, के जो लोग हैं मुझे गुंजा से, गुंची से तोलते हैं, ठीक है। गुंजा एक रत्ती, ठीक है, रत्ती से मुझे तोलते हैं, जो कि अत्यंत तुच्छ है सोने की तुलना में, उसकी इतनी कीमत भी नहीं है। इसी प्रकार से अब इसे महान मनुष्यों से जोड़ दो, मतलब जो महान मनुष्य हैं उनकी तुलना तुच्छ व्यक्तियों या तुच्छ वस्तुओं से करने पर उनका बड़ा अपमान होता है, इसलिए वे बड़े दुखी होते हैं, ठीक है। आगे इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। पहला है भारतीय संस्कृति है किम तात्पर्यम अस्ति, भारतीय संस्कृति का क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर आप संस्कृत में दे सकते हैं। देखिए मैं देता हूँ। भारतीय संस्कृति है तात्पर्यम जीवेषु मैत्री भाव, यानी भारतीय संस्कृति का तात्पर्य जीवेषु मैत्री भाव, जीवों में आपस में मैत्री का भाव उत्पन्न करना है, ठीक है। अथवा विश्वस्य कल्याणाय प्रयत्नः अस्ति, ठीक है। विश्व का कल्याण करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, अंबोधा कुत्र वसंती, अंबोधा कुत्र वसंती, तो अंबोधा आकाशे वसंती, ठीक है। अंबोध माने बादल, कुत्र वसंती माने कहाँ निवास करते हैं, तो बादल कहाँ निवास करते हैं, बादल आकाश में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है खात आकाशात खात उच्चतरः भवति, खात माने आकाशात, खात माने आकाश, उच्चतरः भवति, तो खात उच्चतरः पिता भवति, ये आप उसमें युधिष्ठिर वाले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। इसका जो संदर्भ है वो माता भूमितरी, माता गुरुतरो भूमि पिता उच्चतरो खात, इस प्रकार से उसमें दिया गया है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिए अगले क्वेश्चन में लिखा है सुप्रभातम कदा भविष्यति, सुप्रभात कब होता है, तो सुप्रभातम सूर्यस्य उदय काले भविष्यति अथवा सूर्यस्य उदयात पूर्वम भविष्यति, ठीक है। सूर्यात उदयात पूर्वम भविष्यति, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख देंगे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, 6 के क में लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए अथवा उनकी दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। ये यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये दिए गए हैं, ठीक है। तो इनके जीवन परिचय आप लिख सकते हैं, यह आपको स्वयं करना है, ठीक है।
हालांकि मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हिंट दे दूंगा, लिखना आपको स्वयं ही होगा, ठीक है। यहाँ मैं संक्षेप में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है 1884 में बस्ती जिले में होता है, उत्तर प्रदेश के में, ठीक है। 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने आलोचना, निबंध, इतिहास, इस प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है। आलोचनात्मक ग्रंथ, निबंधात्मक ग्रंथ और इतिहास से संबंधित ग्रंथ। हिंदी साहित्य का इतिहास इनका मील का पत्थर साबित हुआ है, ये बात आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। और विद्वान भी इस बात को मानते हैं, ठीक है। इनकी यदि कुछ रचनाओं के बारे में जाने तो जैसे चिंतामणि, विचार विधि, हिंदी साहित्य का इतिहास, रसमीमांसा, ठीक है, इनकी रचनाएं हैं। फिर इसके बाद में बाकी के जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। इसे मैंने पहले वाले सेट में करा दिया है, इससे पहले वाले में वो वीडियो आप देख लेना, ठीक है। शायद 2013 वाला सेट है, उसमें मैंने ये करा दिया है, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद वाला। बाकी जैसे जैसे हम सेट पूरे करते जाएंगे तो लगभग सभी को करा देंगे, ठीक है। लेकिन बताएंगे थोड़ा ही, इसमें करना आपको स्वयं ही होगा, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए तथा उनकी 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। सूरदास, तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत। तो ये तो बड़े आसान हैं, आप इनको बड़े ही आराम से लिख सकते हैं। जैसे सूरदास का है, अधिकांश बच्चे इसको याद कर लेते हैं। 14 से 78 में जन्म, रौनकता या सीही, ठीक है। रौनकता मथुरा आगरा के बीच में एक स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। या सीही नामक स्थान पर बताते हैं कुछ विद्वान, दिल्ली के निकट, ठीक है। फिर इसके बाद में इनके काव्य या इन्हें क्यों जाना जाता है, तो ये जो हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के कारण उनके पद रचना किया करते थे। दूसरा, ये अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक थे, ठीक है। अच्छा, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं वो भी देख लो। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 7 कह रहा है, हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा तथा एक एक उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिए। एक उदाहरण लिखना है हास्य रस का, अथवा करुण रस की परिभाषा लिखते हुए करुण रस का एक उदाहरण लिखना है। तो देखिए, हास्य रस की परिभाषा मैंने पिछले दिन भी आपको बताई थी उस सेट में, ठीक है। तो क्या होगी, जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु अथवा दृश्य को देख करके किसी व्यक्ति के मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो, विनोद का भाव उत्पन्न हो, अर्थात उसके मन में हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ पर हास्य रस होता है, ठीक है। जैसे मोदक पाकर नाचत थुल थुल बाल गणेश, पेट सूंड हिलने लगे हंसते सेवा से वेश। हंसी का भाव आना चाहिए, ठीक है। शीस पर गंगा हंसे, शीस पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर आप चाहो तो करुण रस, इन दोनों में से कोई एक ही करना है, ठीक है। लेकिन मैं दोनों ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जहाँ भी आपको अथवा शब्द मिले उनमें से आपको केवल एक ही करना है, ठीक है। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब किसी प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु के नाश या वियोग अथवा अनिष्ट होने की शंका से मन में शोक उत्पन्न हो जाए, हृदय में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए, तब वहाँ पर करुण रस होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी न थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनर अंगार। तो ये पति की मृत्यु के बाद पत्नी का शोक इसमें बताया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ये देख लिया। फिर इसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है, रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की जो है परिभाषा सोदाहरण माने उदाहरण सहित देनी है, ठीक है। तो रूपक अलंकार देखिए, रूपक अलंकार में क्या होता है, जहाँ उपमेय में और उपमान में अत्यधिक समानता होने के कारण आपस में तुलना की जाए, उपमा का भेद आरोपित किया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अथवा ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ उपमेय, उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की जाए, और उपमान, उपमान मतलब जिसकी तुलना की जाए,
ठीक है, जिससे तुलना की जाए और जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, उपमान जिससे तुलना की जाए और उपमेय जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, दोनों में अत्यधिक समानता हो। ठीक है, वहां पर उपमान का भेद उपमेय में दिखाई दे। ठीक है, ये अभेद मतलब एकत्व, वहां पर दोनों ऐसे लगेंगे कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। वहां पर रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर रूपी शब्द आता है अर्थ करने पर, जैसे चरण कमल बंदों हरिराई। ठीक है, तो मैं चरण रूपी कमलों की या कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। ठीक है, अब इसे लिखने वाले शब्दों में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे चरण उपमेय है और कमल उपमान है। ठीक है, तो उपमेय का भेद उपमान पर अभेद रूप से किया गया है। ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों को समान रूप में दर्शाया गया है। फिर उसके बाद में दोहा छंद। अच्छा, इसकी एक पहचान मैं उत्प्रेक्षा की बता दूं। जहां पर जन जानो मन मानो जनहु मनहु इस प्रकार के शब्द आ जाएं, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, मानो ऐसा हो गया, मानो चंद्रमा पर आग बरस रही हो। ठीक है, इस प्रकार से ये शब्दों की मतलब जहां पर वाक्य में प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। फिर उसके बाद में दोहा छंद के लक्षणों का उल्लेख करते हुए एक उदाहरण भी लिखिए। तो दोहा छंद भी मैंने आपकी क्लास में करा दिया है। अब यहाँ पर जो लक्षण है, यह अर्धसमात्रक छंद है, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, इसके जो लक्षण हैं वे इस प्रकार से लिखेंगे कि यह एक अर्धसमात्रक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब इसका उदाहरण कैसे लिख सकते हैं? कोई एक उदाहरण ले लीजिए। दोहा नॉर्मली अधिकांश लोग जानते हैं, लिख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गई न ओवरे मोती मानस चून। ठीक है, तो यहाँ पर आप गणना करेंगे और फिर उसके बाद में उनके शीट्स पर प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक शब्द की मात्राओं की गणना करके लघु गुरु लिखेंगे और फिर उनके बाद में 11-13 की मात्रा गिनाएंगे। ठीक है, तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक पद का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। 2 नंबर का है, 1 नंबर समास विग्रह करने के और 1 नंबर समास का नाम बताने के। जैसे तत्रैव, तत्रैव, आद्यांतः, अन्वेषम, ये 3 में से कोई एक बताना है। तो जैसे आद्यांतः ये शब्द है, इसका समास विग्रह करने पर आद्य अंत, आद्य और अंत इस प्रकार से बनेगा। और जहाँ पर और आ जाए और दोनों की प्रधानता हो तो वहाँ पर समास कौन सा बनता है? द्वंद्व समास बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर केवल एक ही बताना था। इसके बाद में देखिए, निम्नलिखित मुहावरों तथा लोकोक्तियों में से किन्हीं 2 का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्य में उनका प्रयोग कीजिए। ठीक है, जैसे अंगारों पर पैर रखना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अक्ल काम न करना। तो देखिए, अंगारों पर पैर रखना मतलब मुसीबत मोल लेना या कष्ट सहन कर भी कार्य करना। ठीक है, कार्य की सफलता के लिए कष्ट सहन करना, इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा। फिर उसके बाद में वाक्य प्रयोग भी करना है। ठीक है, तो राहुल ने नौकरी प्राप्त करने के लिए अपने स्थान पर दलाल को बिठा दिया, मानो उसने अंगारों पर पैर रख दिया हो। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब सबसे अलग थलग रहना, अलग विचार विमल मतलब अलग विचारधारा रखना, मतलब लोगों से कटे रहना। ठीक है, समाज से कटे रहना, सबसे अलग रहना। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं? वह किसी की बात नहीं मानता, हमेशा अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। ठीक है, इस प्रकार से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अक्ल काम न करना मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, वो बोले मेरी इस समय अक्ल काम नहीं कर रही है, मतलब कुछ भी विचार न सूझना। ठीक है, कोई भी सार्थक विचार न सूझना, ये इसका सही वाक्य प्रयोग इस प्रकार होगा कि अरे मित्र, तुम तो आजकल ठीक से काम ही नहीं करते, क्या तुम्हारी अक्ल काम नहीं कर रही? ठीक है, या अगला है ईद का चांद होना मतलब बहुत कम दिखाई देना। इसका कैसे करेंगे? मोहन राहुल से कहता है कि अरे मित्र,
तुम तो आजकल ईद का चांद हो गए हो, कहीं दिखाई नहीं पड़ते। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं एक के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। कुबेर, गंगा, शहद और शेर, इनमें से किसी एक के दो पर्यायवाची लिखने हैं। तो देखिए, कुबेर, कुबेर का धनपति, धनद, ठीक है, धनाधीश, धनाध्यक्ष, ठीक है। फिर उसके बाद में गंगा के भागीरथी, सुरसरी, देवनदी, जाह्नवी, ठीक है, इस प्रकार से। फिर शहद के मधुरस, मकरंद, ठीक है, मकरंद रस, इस प्रकार से इनका शहद का हो जाएगा। शेर के शार्दुल, केसरी, नाहर, सिंह, ठीक है। फिर उसके बाद में निम्नलिखित में से किन्हीं दो के तद्भव रूप लिखिए। कपोत, हिय, पुष्प और लक्ष्य, इनके तद्भव लिखने, ये स्वयं में तत्सम है। तो कपोत कहते हैं कबूतर को, ठीक है, कपोत मतलब कबूतर, हिय मतलब हृदय, पुष्प मतलब फूल, ठीक है, और लक्ष्य मतलब लाख, ठीक है। तो इसके बाद में निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो के विपरीतार्थक शब्द लिखने हैं। जैसे कर्कश, और कर्कश का विलोम क्या होगा? नम्र या मधुर, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रधान का गौण, न्याय, अन्याय, और जागना मतलब सोना, जागना का विलोम सोना। फिर उसके बाद में निम्नलिखित वाक्यांशों में से किन्हीं दो के लिए एक एक शब्द लिखिए। इंद्रियों से संबंधित मतलब इंद्रिय, ठीक है, या ऐन्द्रिक। फिर उसके बाद में देखिए, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक, और 6 महीने का समय छमाही या षण्मासिक, ठीक है, या अर्धवार्षिक। सूर्योदय से पहले का समय, मैं थोड़ा सा शब्द भूल रहा हूँ, भोर बोलते हैं वैसे, ठीक है, भोर। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। अत्यधिकम, अति प्लस अधिकम, ठीक है, संधि विच्छेद होगा अति प्लस अधिकम, इसमें यण संधि हो रही है, ठीक है। अति अधिकम या बन के आ रहा है यण संधि, ठीक है। अत्याचार, इसमें भी यण संधि है, अति प्लस आचार, ठीक है। तथैव, तथा प्लस एव, ठीक है, गुण संधि। फिर उसके बाद में पठ धातु लट लकार का प्रथम पुरुष द्वितीय वचन या द्विवचन बताइए। तो पठ धातु का द्विवचन लट लकार में क्या होगा? पठिष्यतः, ठीक है, पठिष्यतः। उसके बाद में तस्मै या यूयम शब्द की विभक्ति व वचन बताइए। तस्मै, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। यूयम की युष्मद शब्द का है ये, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ठीक है। युष्मद शब्द का यूयम बनता है, यूयम माने तुम सब, ठीक है। और तस्मै तत् शब्द का पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। फिर उसके बाद में निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। कौन कौन से? हंसताम, पश्येव, पश्यत और पठेयु, इनमें से बताना है। तो देखिए, पठेयु पठ धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन शब्द है, ठीक है। फिर उसके बाद में निबंध दिए हैं। निबंध है बेरोजगारी की समस्या का और समाधान, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, विद्यार्थी और अनुशासन। अगले हैं पुस्तकालय से लाभ, संचार माध्यम और आधुनिक मनुष्य, भ्रष्टाचार एक समस्या, पर्यावरण की सुरक्षा, परोपकार का महत्व। तो इस प्रकार से इनमें से कोई एक आपको कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद में हम सेट नंबर 3 करेंगे कल, ठीक है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, ठीक है। ये सेट नंबर 3 हम किसी दूसरे दिन करेंगे या कल कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो इसे लाइक करना। अगर आपको लगता है कि आपके ये काम का है वीडियो और चैनल, तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। आप चाहते हो कि सभी वीडियो आपके पास में पहुंचती रहें, तो जो बेल आइकन है, घंटे का बटन है, उसे दबा लेना, ठीक है, ऑल पर क्लिक कर लेना। फिर उसके बाद में आपको लगता है कि किसी मित्र का, आपके किसी सहयोगी का भला हो, तो अपने किसी मित्र के पास में इसे शेयर कर देना, किसी ग्रुप में शेयर कर देना, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि में इसे शेयर कर देना। तो
परीक्षा नज़दीक है और समय कम है, मेहनत ज़्यादा करनी है। अब फ़िलहाल नया कुछ पढ़ने का समय नहीं है, आपको तो बस इस समय रिवाइज़ करना है, प्रैक्टिस सेट लगानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। जो मैं करवा रहा हूँ उतना आप करते रहिए, थोड़ा बहुत इधर उधर से भी करिए, कुछ क्वेश्चन बैंक भी खरीद लीजिए ताकि आपको सहायता मिल सके। वैसे मैं क्वेश्चन बैंक का काम यहाँ पे आपको करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी खरीद लेंगे तो आपका लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, अनुमति दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, नमस्कार।